हाँ भाई क्लास, हम लोग बात कर रहे थे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। पहली स्पेशल बात इसमें ये है कि आप लोग के में दो उसमें स्टडी है पेरेंटल केयर की। अभी हम लोगों ने फिशेस के बारे में बात की, अब हम लोग करने वाले हैं एम्फीबिया के बारे में। तो पहली बात, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन पेरेंटल केयर इन फिशेस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग तैयार करने बैठे हैं वो टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि फिशेज में इतना जनरली देखने को नहीं मिलता, जबकि ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है आपके उसमें। चलिए बात कर लेते हैं हम। तो पहली बात, जब एम्फीबिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि एम्फीबिया क्या होती है। एम्फीबिया क्लास है, ठीक है, मैंने बता ही दिया डायरेक्ट। ठीक है, एम्फीबिया क्या होती है, क्लास होती है, जिसको हम आगे ऑर्डर में भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया स्टडी जो करनी है वो करनी होगी ऑर्डर में। ठीक है, कौन से ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर है आपका एन्यूरा, किसमें करेंगे हम? एन्यूरा में। सेकंड है आपका यूरोडेला, ठीक है, यूरोडेला सेकंड ऑर्डर है। थर्ड एपोडा। ठीक है, तो इन तीनों ही ऑर्डर में आपको क्या करना है, पेरेंटल केयर की स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन्यूरा के बारे में। तो ये एन्यूरा ऑर्डर जो है इसमें आएंगे आपके टोड या फिर आपके फ्रॉग। ठीक है, वो सभी किस में आएंगे? एन्यूरा में आएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें यूरोडेला के बारे में, तो यूरोडेला में आते हैं सैलामेंडेरा। ठीक है, क्या आते हैं? सैलामेंडेरा की स्टडी करनी है हमें। एपोडा, नेक्स्ट है आपका एपोडा। तो एपोडा को क्लास अगर हम ध्यान से देखें तो एपोडा मीन होते हैं, इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे, ऐसे एम्फीबिया हैं जिनमें एक भी पैर मतलब एक भी लेग उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं होता, तभी तो हम एपोडा बोलते हैं, एब्सेंट ऑफ लेग। ठीक है, इसीलिए से हम किसमें रखेंगे? एपोडा में। जब हम लोग क्लास बात करें एपोडा ऑर्डर की, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं इक्तियोफिश। ठीक है ना, तो इक्तियोफिश किस में आता है? आपका एपोडा में। अगर आप लोगों को याद हो इक्तियोफिश, तो कभी भी आप इक्तियोफिश में कभी भी लेग नहीं बनाते, है ना, वो एकदम स्नेक लाइक स्ट्रक्चर ही आप उसको बनाते आए हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम ऑर्डर में इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें लेग प्रेजेंट नहीं होते, एपोडा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है आपका ऑर्डर एन्यूरा। तो क्लास जब हम लोग बात करते हैं एन्यूरा के बारे में, तो इसमें एन्यूरा में क्या आते हैं आपके? फ्रॉग या फिर टोड। ठीक है, तो इसमें एन्यूरा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो पेरेंटल केयर जनरली शो करते हैं या तो इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर। ऐसे मेथड तो बहुत सारे होते हैं, हम स्टडी करेंगे, लेकिन जनरली हम किस में स्टडी करने वाले हैं वो देखिएगा। एक होता है डायरेक्ट पेरेंटल केयर, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए पहले इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर और डायरेक्ट पेरेंटल केयर में क्या डिफरेंस है समझिएगा। जब बात करें पहले हम इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर के बारे में, एक होता है क्लास पेरेंटल केयर में, मतलब हम प्रोटेक्शन देते हैं अपने एग्स को जनरली। ठीक है, हम लोग एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो एग्स को ये प्रोटेक्शन देता है। तो अगर वो प्रोटेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट वे में हो, इनडायरेक्ट वे से मतलब कि वो उसको नॉर्मली अपने साथ लेके नहीं चल रहा, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए जब उन एग्स के सामने कि वो हो सकता है सरवाइव कर भी पाए, या फिर ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो सरवाइव ना भी कर पाए, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए एक स्टेज पर आकर। ठीक है, तो आपके इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर में ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं एग्स के साथ, कि वो सरवाइव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जबकि जो डायरेक्ट पेरेंटल केयर होता है उसमें ये एन्यूरा के जो मेंबर्स हैं
वो क्या काम करते हैं, अपने एग्स को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। उनमें वो कभी भी उनको क्या करते हैं, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ देते कि ठीक है जो होगा सो देख लेंगे, सरवाइव करता है तो ठीक, ना करे तो ठीक, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो कुछ जो है वो तो डायरेक्ट पेरेंटल केयर शो करते हैं और कुछ मेंबर्स जो है वो इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इससे पहले हम इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर के बारे में। फर्स्ट है इसमें नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग कैसे, भाई देखिए, जब हम लोग क्लास बात करते हैं एन्यूरा के बारे में, तो इसमें टोड या फ्रॉग, हम जनरली बात करके चल रहे हैं फ्रॉग के बारे में, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मेल जो है, ठीक है, वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद में उसके साथ मेटिंग, कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी। कॉपुलेशन आप लोगों ने जनरली जानते हैं कि वो हमेशा मेल जो है फीमेल के बैक साइड पर हमेशा रहता है, ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान। उसी दौरान क्या करते हैं, फीमेल जो है वो एक ऐसी जगह जाती है जहां पर थोड़ा मडी एरिया होता है। मडी एरिया मतलब यहाँ पर पानी भी बह रहा है, लेकिन यहाँ की मिट्टी जो है वो एकदम सूखी भी नहीं है और एकदम गीली भी नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है, ठीक है। उस दौरान फीमेल क्या करती है, सबसे पहले बीच में जाकर, ठीक है, बीच में जाकर वहां पर एक गड्ढा खोदती है, ठीक है। गड्ढा खोदना स्टार्ट करती है, जैसे जैसे वो गड्ढा खोदती जाती है इसमें से मिट्टी निकलेगी, ठीक है। मिट्टी को वो निकालती जाती है और इसके चारों ओर एक दीवार इसी के ऊपर चढ़ाती जाती है, इस गड्ढे के ऊपर, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि ये गड्ढा जो है, ये दीवार अप्रोक्स 3 से 4 इंच ऊंची हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, 3 से 4 इंच ऊंची हो जाती है। और फिर ये इस गड्ढे को अपने एब्डोमेन के द्वारा क्या कर देगी, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देगी, ठीक है। उस गड्ढे को अच्छे से फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने के बाद में इसमें देती है फिर वो एग, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पर एग ले किया। एग ले करने के बाद में अब यहाँ पर कौन जाएगा, मेल। मेल जाता है और यहाँ पर इन एग्स को क्या कराएगा, उनको वहां पर फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। फर्टिलाइज करने के बाद अब क्या है, ये एग है, ठीक है, ये यहाँ पर फर्टिलाइज हो चुके हैं, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक। मेल को फर्टिलाइज करने के बाद मेल और फीमेल ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं, अब हमने इनको एक बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छी जगह पे हमने एग ले किया है, बहुत प्रोटेक्शन के साथ इनको यहाँ रखा हुआ है, अब ये इजीली सरवाइव कर जाएंगे। वो ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चले जाते हैं, एक सुटेबल प्लेस दे दिया उन्होंने इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में सुटेबल प्लेस दिया, तो नहीं। देखिए कैसे हो सकता है कि बहुत तेज बारिश आ जाए, ठीक है। अगर बहुत तेज बारिश आती है तो ऑब्वियसली सी बात है, इसने ये जो दीवार बनाई हुई है, ठीक है, ये टूट जाएगी यहाँ से। जैसे ही दीवार टूटेगी तो इसमें से सारे एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग, वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे पानी में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हो सकता है ये पानी जो यहाँ पर बह रहा था, ठीक है, उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ही दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा, भाई इसने तो दिया ही बिल्कुल उसके किनारे पर है, बिल्कुल जहाँ पे पानी भी थोड़ा सा मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से टेडपोल लार्वा निकलेंगे। टेडपोल लार्वा के डेवलपमेंट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि वो बहुत दूरी तय नहीं कर सकते, बहुत, अगर उनको बहुत दूर, अगर ये यहाँ पर करते गड्ढा, यहाँ पर अगर फर्टिलाइज की प्रोसेस होती है तो क्या इतनी दूरी वो तय कर पाते कि पानी में पहुंच जाते टेडपोल, तो नहीं। उन्हें वो ऐसी जगह देते हैं अपने अंडों को जहां से उन्हें पानी जो है बहुत नजदीक मिल जाए, क्योंकि टेडपोल को अगर बहुत जल्दी उसमें नहीं डाला गया पानी में तो वो मर जाएंगे, है ना, ये कंडीशन होती है ना। इसीलिए उनको बिल्कुल ऐसे पानी में दिया जाता है जहाँ पर पानी भी हो और बहुत ज्यादा अमाउंट में भी पानी ना हो, ऐसे थोड़े से उतले टाइप के पानी में दिया जाता है जनरली। अब क्या देखा हमने, यहाँ पर हो सकता था ना तो बारिश आए ना ही इसका दायरा बढ़े, तो ये अंडे जो है ये आराम से क्या कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, हैचिंग की प्रोसेस होगी, इसमें से टेडपोल लार्वा निकलेंगे, पानी में डायरेक्ट कूद जाएंगे, बात खत्म, सरवाइव कर गए वो तो। लेकिन हमारे पास यहाँ दूसरी कंडीशन भी है।
यहाँ पर हमने कहा कि हो सकता है बारिश आ जाए, इसका दायरा बढ़ जाए, तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है, सर्वाइव कर भी सकते हैं, सर्वाइव नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम किसमें रखते हैं, इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर में, ठीक है। इसी तरह से एक और वो रहता है आपका, ठीक, समझ में आया होगा होप सो। इसी तरह से एक और होता है जिसके द्वारा ये एन्यूरा जो है उसके मेंबर्स पेरेंटल केयर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय फॉर्म। फॉर्म क्या होता है समझिएगा, फॉर्म क्या है। सपोज कीजिए आप यहां पर कोई पानी है बिल्कुल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। अब जहां पे थोड़ा सा मडी एरिया है, ठीक है, अब पानी बार बार आता जाता रहता है, थोड़ा सा मडी एरिया है, अब क्या करेंगे ये लोग जनरली यहाँ पर मेटिंग की प्रोसेस हुई, मेल फीमेल दोनों है यहाँ पर, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है। तो जब ये फीमेल जो है एग ले करना स्टार्ट करती है, उससे पहले उस क्या करती है कि यहाँ पर पानी के पास में अपने क्लोएका के द्वारा, ठीक है, अपने क्लोएका के द्वारा एक म्यूकस जो है वो सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसने क्या किया, एक म्यूकस जो है सीक्रेट किया। म्यूकस सीक्रेट करने के बाद उसको अपने पैरों से दोनों के दोनों बार बार इस तरह से मथते हैं। मथने से मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब दूध को इस तरह फेंटा जाए अच्छे से, ऊपर से अच्छे से फेंटते हैं जब, तो उस दूध में भी बुलबुले होने लगते हैं, हो जाते हैं बुलबुले। सेम कंडीशन यहाँ होती है, कैसे, क्लोएका से म्यूकस निकला है, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट हुआ है, म्यूकस के सीक्रेट होते ही अब क्या करते हैं, ये इसको खूब अच्छे से फेंटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फॉर्मिंग की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, फॉर्मिंग की प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे बुलबुले बन जाएंगे, ठीक। बुलबुले बनने के बाद ये फीमेल जो है इस बुलबुले में जाके एग ले करेगी, अंडे दिए इसने, बाद में आपके इसने क्या करेगी, ये उनको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, फर्टिलाइज कर दिए उसने। फर्टिलाइज करने के बाद में अब क्या करते हैं, ये दोनों तो यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें ये लगा है कि अब हमने यहाँ फॉर्मिंग में कर रखे हैं अंडे, यहाँ से इनको अब कोई खतरा नहीं है, बहुत इजीली सर्वाइव कर जाएंगे, हो सकता है सर्वाइव कर जाए, पहली बात। दूसरी बात, कंडीशन है भाई, इनडायरेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन है, सर्वाइव कर भी सकता है और सर्वाइव नहीं भी कर सकता। चलिए बात कर लेते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे फॉर्मिंग की प्रोसेस है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग दूध फेंटते हैं उसमें झाग हो जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है, लेकिन क्या वो झाग हमेशा रहते हैं, तो नहीं, वो झाग हमेशा नहीं रहते। अगर आप उस दूध को थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे तो वो झाग धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर देती है ना, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें एक भी झाग नहीं रहता। सेम कंडीशन यहाँ होती है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, झाग कर दिए थे, फॉर्मिंग की प्रोसेस हुई थी। फॉर्मिंग के बाद में अब इनमें से धीरे धीरे करके ये बुलबुले जो थे, ठीक है, फॉर्म जो धीरे धीरे फूटना स्टार्ट होंगे, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी नहीं फूटते, पानी के नहीं है बुलबुले, ये म्यूकस के हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको फूटने में भी। जब तक ये पूरे के पूरे बुलबुले फूटते हैं तब तक तो इन एग में से हैचिंग की प्रोसेस हो जाती है, और हैचिंग की प्रोसेस होने के बाद में इसमें से क्या निकल आएंगे, टेडपोल। टेडपोल, अब सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये सारे वो जो थे बुलबुले फॉर्म जो थी वो सारे के सारे फूट चुके हैं, ठीक है, तो फूटने के बाद वो एकदम इनविजिबल तो होगा नहीं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, म्यूकस में हो जाएगा, है ना, म्यूकस में कन्वर्ट हो गया। म्यूकस में कन्वर्ट होते ही इसमें से अब हैचिंग तो हो ही चुकी है, ऑब्वियसली सी बात है, तो टेडपोल लार्वा निकलेंगे और इस पानी में एंट्री कर जाएंगे और इजीली सर्वाइव कर देंगे। पहली कंडीशन कि हमारे ये टेडपोल लार्वा सर्वाइव कर गए, पर तो हम इनडायरेक्ट में रहे। हो सकता है कि ये जो फॉर्म जो बनाया था, ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसा हो जैसे बहुत तेज पानी आ जाए तो ये फॉर्म एकदम बह जाए, ठीक है,
या फिर बारिश इतनी तेज हो कि बहुत जल्दी सारे के सारे बुलबुले जो है, फॉर्म जो है, बहुत जल्दी जल्दी फूटना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये सारे के सारे बह जाएंगे, तो मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन है, सरवाइव कर भी सकते हैं, सरवाइव नहीं भी कर सकते। इसीलिए बाय फॉर्मिंग के द्वारा हम इसको भी किसमें रखते हैं, इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर में। ठीक, एक होता है आपका ट्री नेस्ट। चलो ट्री नेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं हम, ये लास्ट है, ठीक है, इसके बारे में इसके बाद कल बात करेंगे। ट्री नेस्ट के बारे में बात करते हैं क्लास। ट्री नेस्ट में क्या होता है, हम सपोज करना यहाँ पर कोई पानी है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस पानी के पास में कोई भी एक पेड़ है, ठीक है, तो क्या पेड़ बहुत दूरी पर होता है कि उसकी एक भी पत्ती इस पानी के ऊपर ना होती हो? नहीं, जनरली आपने देखा होगा कुछ पत्तियां इस पानी के ऊपर हमेशा मौजूद रहती हैं, ठीक है। तब ये एन्यूरा के मेंबर्स क्या करते हैं, इन्हीं पत्तियों को एक म्यूकस से चिपका देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ही ये चिपकते हैं, ठीक है, एक दूसरे सपोज की चिपक जाते हैं, उसके बाद इसमें क्या कर देगी वो एगले करेगी, ठीक है, एगले कर दिया इन पत्तियों पर उसने, लेकिन पत्तियों पर भी एगले करने से पहले वही फॉर्मिंग की प्रोसेस दोहराई जाएगी, मतलब पहले थोड़ी सी क्लोएका से म्यूकस सीक्रेट किया जाएगा जिससे थोड़ी सी फॉर्मिंग की प्रोसेस हो जाए। अब क्या है, दोनों कंडीशन है, हो सकता है हवा तेज चले, ये पत्ते तुरंत पानी में गिर जाए, फर्टिलाइज्ड एग है भाई, तो बह जाएंगे, खराब है तो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन भी है, हो सकता है इसमें से हैचिंग की प्रोसेस हो जाए और हैचिंग के बाद इसमें से निकलेंगे टैडपोल लार्वा, ठीक है। टैडपोल लार्वा जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वो डायरेक्ट किस में गिरेंगे, पानी में, क्योंकि पानी के ऊपर तो पत्तियां मौजूद थी, तो उन्हें पानी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गिरेंगे ही पानी में, तो इस तरह से वो सरवाइव भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास दोनों ही कंडीशन है, सरवाइव कर भी सकते हैं और सरवाइव नहीं भी कर सकते। इसीलिए आपने ट्री नेस्ट को भी किसमें रखा है, इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर में, ठीक है। तो फाइनल ईयर समझ में आया बेटा? चलिए आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। यस, गुड।